जब मैं महज 10 साल का था, मेरे पिता का साया अचानक सर से उठ गया। तब वकील ने मुझसे एक ऐसा सवाल पूछा जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने पूछा, क्या तुम अपनी माँ के साथ रहना चाहते हो या फिर पिता द्वारा छोड़े गए वो 20 करोड़ चुनना चाहोगे? अपनी पिछली जिंदगी में मैं रोया, गिड़गिड़ाया और अपनी माँ को चुना। पर अंत में उसने क्या किया? उसने पिता की मौत का मुआवजा लिया और फौरन पड़ोसी अंकल झाओ से शादी कर ली। और मैं उनकी आंखों में एक बोझ बन गया। नतीजा यह हुआ कि 28 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम की थकावट से मर गया। अपनी उस बदकिस्मत और बेवकूफ़ी भरी जिंदगी को जब मुड़कर देखता हूं तो बस अफसोस होता है। लेकिन अब नीति ने मुझे एक और मौका दिया है। मैं फिर वहीं खड़ा हूं। सामने मेरी माँ खड़ी आंसू बहा रही है। वो रोते हुए कह रही है, तुम्हारे पिता हमें ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अब मुझ विधवा और इस अनाथ बच्चे का क्या होगा? उसका विलाप ऐसा था कि किसी का भी दिल पसीज जाए। उसका शरीर बेजान सा पड़ गया था। अगर कोई उसे सहारा न देता तो शायद वो उसी पल जमीन पर गिर पड़ती। पिछली जिंदगी में मैं उसके इसी ड्रामे में फंस गया था। मुझे लगा वो वाकई दुखी है और मेरे बिना नहीं जी पाएगी। तभी मैं दौड़कर उसके पैरों से लिपट गया और चिल्लाया कि मुझे अपनी माँ के साथ रहना है। पर हकीकत क्या निकली? उसने मेरे पिता की जान के बदले मिले वो सारे पैसे हड़प लिए और 3 महीने के भीतर ही अपनी खुशियों की दुनिया फिर से बसा ली। उसने उसी आदमी से शादी की जिसे वो अंकल झाओ कहती थी और जो हमारे घर का ख्याल रखने का बहाना करता था। मेरे पिता की चिता अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि वो आदमी हमारे घर में आ गया। वो मेरे पिता के बिस्तर पर सोने लगा और मैं अपने ही घर में एक अनचाहा मेहमान बन गया। मैं उनके लिए एक ऐसी मुसीबत था जिससे वो पीछा छुड़ाना चाहते थे। उस आदमी का एक बेटा भी था जो मुझसे 2 साल बड़ा था। उसे खुश करने के लिए मेरी माँ मुझे कांटे की तरह समझने लगी। वो दोनों मिलकर मुझ पर जुल्म करते, मुझे मारते पीटते और गालियां देते थे। मेरे पिता की मेहनत की कमाई पर वो ऐश कर रहे थे। वो पैसा उनके लिए मौजमस्ती का जरिया बन गया और उनके बेटे के लिए रईसी झाड़ने का तरीका। वहीं दूसरी ओर मुझे अपनी स्कूल की फीस भरने के लिए कबाड़ तक चुनना पड़ा। हाई स्कूल पूरा होने से पहले ही उन्होंने मुझे धक्के मारकर काम पर भेज दिया। उन्होंने इसे नाम दिया, बच्चे को स्वावलंबी बनाना। 10 साल तक मैंने तपती धूप में ईंटें ढोईं और आखिरकार काम के बोझ तले मेरा शरीर जवाब दे गया। मैं तपते हुए लोहे के सरियों पर गिरा और फिर कभी नहीं उठ पाया। लेकिन आज मैं वापस आ गया हूँ। माँ ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, डरो मत बेटा, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। उसने मुझे गले लगाया। उसके आंसू मेरे चेहरे पर गिर रहे थे, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में कुछ और ही छिपा था, एक छटपटाहट, एक लालच। इस बार मैं नहीं रोया। मैं बस खामोशी से उसकी इस अदाकारी को देख रहा था। तभी मेरे पिता के पुराने दोस्त और उनके वकील अंकल झाओ करीब आए। उन्होंने भारी मन से मेरे कंधे पर हाथ रखा और अपने बैग से एक दस्तावेज निकाला। उन्होंने कहा, ये निंगू की वसीयत है जो उन्होंने मरने से पहले बनाई थी। उनकी आवाज में एक अजीब सा भारीपन था। पिता ने भविष्य की हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखा था। उनके पास कुल 20 करोड़ की संपत्ति थी। वकील ने कहा, अब दो रास्ते हैं। पहला, अगर बेटा अपनी माँ के साथ रहता है तो ये सारा पैसा उसके बालिग होने तक माँ की देखरेख में रहेगा। यह सुनते ही मेरी माँ की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों में एक डरावनी चमक आ गई। वो बस उस वसीयत को एकटक देखे जा रही थी, जैसे उसे खजाना मिल गया हो। वकील ने आगे कहा, दूसरा रास्ता, अगर ये बच्चा अपनी माँ के साथ नहीं रहना चाहता तो सारा पैसा एक ट्रस्ट फंड में चला जाएगा जिसका प्रबंधन मैं करूंगा। इस पर सिर्फ बच्चे का हक होगा और माँ को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। माहौल में एकदम सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें मुझ 10 साल के बच्चे पर टिकी थीं। माँ जैसे पत्थर की हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वकील ने ऐसा विकल्प दिया है।
फिर उसने फौरन रोने का नाटक शुरू किया और मुझे जोर से सीने से लगा लिया। वो चिल्लाई, वकील साहब, आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? क्या मैं अपने ही कलेजे के टुकड़े को छोड़ दूंगी? ये बच्चा ही तो मेरी जिंदगी है। लेकिन उस गले मिलने के पीछे असलियत कुछ और थी। वो मेरे हाथ पर जोर से चिमटी काट रही थी और मेरे कान में फुसफुसाकर मुझे धमकी देने लगी। उसने कहा, अगर एक भी शब्द गलत बोला तो जान से मार दूंगी। तू मेरा बेटा है और तेरा पैसा मेरा पैसा है। पिछली जिंदगी में इन शब्दों ने मुझे थरथर कपा दिया था। तब मैं उसकी बातों में आ गया था कि वो मेरे बिना नहीं रह सकती। पर आज आज मुझे सिर्फ घिन आ रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि उसके हाथ कांप रहे हैं, दुख से नहीं बल्कि उस 20 करोड़ को पाने के लालच और घबराहट से। वो उस पैसे से अपनी और अपने प्रेमी की नई दुनिया के सपने बुन रही थी। मैंने धीरे धीरे खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाया। आज मेरी आंखों में डर नहीं, एक फैसला था। मैंने सिर उठाकर वकील अंकल की ओर देखा और साफ लफ्जों में कहा, अंकल, मैं दूसरा विकल्प चुनता हूं। मुझे वो 20 करोड़ चाहिए। हॉल में मौजूद हर शख्स जैसे बुत बन गया। इतनी खामोशी की एक सुई भी गिरे तो आवाज आए। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। माँ के चेहरे पर जो नकली दुख था वो पल भर में गायब हो गया और उसकी जगह हैरानी और गुस्से ने ले ली। वो जोर से चिल्लाई, ये क्या कह रहे हो तुम? उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि कान के पर्दे फट जाएं। पर मैंने बहुत ही शांति से अपनी बात दोहराई। मेरी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द किसी कील की तरह चुभ रहा था। मैंने कहा, मुझे आप नहीं, पैसा चाहिए। वो पागलों की तरह मुझ पर झपटी। उसने अपना हाथ मुझे थप्पड़ मारने के लिए उठाया ही था कि वकील अंकल ने उसका हाथ पकड़ लिया। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने कहा, शांत हो जाइए। ये आपके पति की याद में रखी गई सभा है और ये इस बच्चे का अपना फैसला है। हुमा चिल्लाई, इस छोटे बच्चे को क्या पता? आपने ही इसे भड़काया होगा। पर वकील साहब ने झटके से उसका हाथ छोड़ दिया। उन्होंने साफ कह दिया, ये वसीयत कानूनी रूप से मान्य है। बच्चे ने अपना फैसला ले लिया है और अब से आप इसकी कानूनी अभिभावक नहीं हैं। मां सन्न रह गई। वो मुझे ऐसी नफरत भरी नजरों से देख रही थी जैसे मैं उसका सबसे बड़ा दुश्मन हूं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका डरपोक बेटा अचानक इतना पत्थर दिल कैसे हो गया। मुझे अब उसकी कोई परवाह नहीं थी। मैंने वकील अंकल का हाथ पकड़ा और पूछा, क्या पिताजी को ये सब पहले से पता था? अंकल थोड़ा झिझके, फिर उन्होंने झुककर मेरी आंखों में देखा। उन्होंने भारी मन से सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे पिता बहुत समझदार थे। वो तुमसे बहुत प्यार करते थे। ये सुनते ही मेरी आंखें भर आईं। हाँ, वो जानते थे कि माँ का स्वभाव कैसा है, पर वो बस मेरे लिए चुप रहे जब तक कि उनकी बीमारी ने उन्हें तोड़ नहीं दिया। उन्होंने मेरे लिए ये रास्ता पहले ही तैयार कर दिया था। पिछली जिंदगी में मैं कितना मूर्ख था कि मैंने उनके आखिरी प्यार को ठुकरा दिया था। पर इस बार नहीं। आखिर माँ को रिश्तेदारों ने बाहर निकाल दिया। जाते वक्त उसकी आंखों में जो ज़हर था वो मैंने अपने दिल पर अंकित कर लिया। पर मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस एक फैसले के साथ ही हमारे बीच का हर रिश्ता खत्म हो चुका था। अब वकील अंकल मेरे नए अभिभावक थे। वो एक नेक इंसान थे। अंतिम संस्कार के बाद वो मुझे अपने घर ले गए और निवेश की एक लंबी लिस्ट दिखाई जो मेरे पिता ने तैयार की थी। पर मैंने बिना देर किए आखिरी पन्ना पलटा और कहा, अंकल, पुराने सारे प्रोजेक्ट्स बेच दीजिए। वो हैरान रह गए और पूछने लगे कि मैं आखिर करना क्या चाहता हूँ। मैंने कुछ अनजान सी कंपनियों के नाम पर उंगली रखी और कहा, सारा पैसा इन कंपनियों में लगा दीजिए। अंकल को समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने कभी इन कंपनियों का नाम तक नहीं सुना था। उन्होंने चेतावनी दी कि निवेश कोई खेल नहीं है। मैंने बस इतना पूछा, क्या आपको पिताजी पर भरोसा है? उन्होंने तुरंत हाँ कहा। तो मैंने कहा, फिर मुझ पर भी एक बार भरोसा कीजिए। मैंने झूठ कहा कि पिताजी ने सपने में मुझे ये बताया है। मेरी आंखें एक 10 साल के बच्चे जैसी नहीं बल्कि बहुत गंभीर थीं।
न जाने क्यों उन्होंने मेरी बात मान ली। उन्हें नहीं पता था कि जिन कंपनियों को मैंने चुना है वो इस साल पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाली हैं। मैं पर्दे के पीछे से उन विशाल कंपनियों का सबसे रहस्यमयी मालिक बनने वाला था। अब मेरा एक ही लक्ष्य था, सुकून की जिंदगी। पिछली जिंदगी में मैं काम करते करते मर गया था, पर इस बार मैं ऐश की जिंदगी जीना चाहता था। मैंने सबसे अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखिला लिया, पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि वहां के माहौल और लजीज खाने के लिए। मैंने अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू किया ताकि मैं फिट और आकर्षक दिख सकूं। मैंने कुकिंग सीखी और खुद की ड्रिंक्स बनाना भी शुरू कर दिया। बाद में मैंने वकील अंकल की मदद से एक प्रोफेशनल टीम तैयार की। उसका लीडर ओल्ड वू था, जो वॉल स्ट्रीट का दिग्गज था। मैंने उसे 3 गुना सैलरी देकर काम पर रखा। मेरी बस एक ही शर्त थी, मुझे परेशान मत करना। अपने फैसले खुद लेना, और अगर कुछ न संभले तो उसे डूबने देना। उसे लगा मैं कोई बिगड़ैल रईस बच्चा हूं, पर उसने वफादारी से मेरे आदेश माने। और फिर मेरी जिंदगी एक नए रईस अंदाज में शुरू हुई। कुछ समय बाद वो का फोन आया, बॉस, हमारी कंपनी के शेयर की कीमत 3 गुना बढ़ गई है। हमने करोड़ों का मुनाफा कमाया है। अब मेरी बादशाहत का आगाज हो चुका था। मेरे पिता जानते थे कि उनका वक्त कम है, इसलिए उन्होंने मेरे लिए यह रास्ता पहले ही तैयार कर दिया था। पिछली जिंदगी में मैं कितना बड़ा मूर्ख था कि मैंने उनके आखिरी प्यार को खुद अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। पर इस जन्म में मैं वह गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मैंने उन 20 करोड़ को चुना। माँ को रिश्तेदारों ने घसीटकर बाहर निकाल दिया, पर जाते वक्त उसकी आंखों में जो ज़हर था वह मुझे ताउम्र याद रहेगा। लेकिन मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। उस एक फैसले ने हमारे माँ बेटे के पवित्र रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। अब सिर्फ नफरत बाकी थी। वकील अंकल मेरे कानूनी रखवाले बने, जो एक बेहद ईमानदार इंसान थे। अंतिम संस्कार के बाद वह मुझे अपने घर ले गए और निवेश की एक लंबी चौड़ी लिस्ट दिखाई, जिसे मेरे पिता ने अपनी आखिरी सांसों से पहले बड़ी मेहनत से तैयार किया था। मैंने उस लिस्ट को देखा और सीधा आखिरी पन्ने पर पहुंच गया। मैंने कहा, अंकल, इन पुराने प्रोजेक्ट्स को भूल जाइए, इन्हें अभी के अभी बेच दीजिए। वह हक्के बक्के रह गए। मैंने कुछ अनजान से नामों पर उंगली रखी और कहा, सारा पैसा इन कंपनियों में लगा दीजिए। अंकल हैरान थे। उन्होंने पूछा, बाकी पैसों का क्या? और ये कैसी कंपनियां हैं? इनका नाम तक नहीं सुना। निवेश कोई मजाक नहीं है। मैंने बस इतना पूछा, क्या आपको पिताजी पर यकीन है? उन्होंने तुरंत हाँ कहा। तब मैंने कहा, तो फिर इस बार मुझ पर भी भरोसा करके देखिए। मैंने बहाना बनाया कि पिताजी ने सपने में आकर मुझे यह सब बताया है। अंकल ने मेरी आंखों में देखा। मेरी आंखें किसी 10 साल के बच्चे जैसी नहीं, बल्कि बहुत शांत और गंभीर थीं। न जाने क्यों उन्होंने बिना सोचे सिर हिला दिया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिन नामों को मैंने चुना है वे इस साल पूरी दुनिया को हिलाने वाले बिजनेस टाइकून बनने वाले थे। सब इंतजाम करने के बाद मैंने चैन की सांस ली। अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था, सुकून से जीना। पिछली जिंदगी में काम करते करते मर गया था, पर अब मैं राजाओं वाली जिंदगी चाहता था। मैंने पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि अच्छे खाने और माहौल के लिए बेहतरीन स्कूल चुना। मैंने अपनी फिटनेस पर ध्यान देना शुरू किया ताकि बाद में मुझ पर हर लिबास जचे। मैंने दुनिया भर के जायकों को समझा और यहाँ तक कि खुद अपनी ड्रिंक्स तैयार करना भी सीखा। यही मेरा नया अंदाज था। वकील साहब की मदद से मैंने दिग्गजों की एक टीम बनाई, जिसका मुखिया ओल्ड वू था। मैंने उसे 3 गुना सैलरी पर रखा और साफ कह दिया, अपने काम खुद संभालो, मुझे परेशान मत करना। अगर कुछ न संभले तो उसे डूब जाने देना। वो मुझे किसी बिगड़ैल रईस की तरह देख रहा था, पर उसने आदेशों का पालन किया। जल्द ही मेरी किस्मत चमक उठी और उसने फोन पर बताया कि कंपनियों के भाव 3 गुना बढ़ चुके हैं और हमने 5 गुना मुनाफा कमाया है। अरबों का मुनाफा।
ठीक है। जब मैं अपनी नई रेसिपी पर रिसर्च कर रहा हूं तो मुझे परेशान मत करो। बॉस, अली कंपनी पब्लिक होने वाली है। हमारे शेयरों की कीमत 100 अरब पार कर जाएगी। अच्छा, ठीक है। जरा यह बताओ कि जो चावल की शराब मैंने बनाई है उसका स्वाद कैसा है? बॉस, वह जमीन का टुकड़ा जो आपने पिछली बार यूं ही खरीद लिया था। सरकार वहां नया बिजनेस सेंटर बनाने जा रही है। उसकी कीमत रातों रात 100 गुना बढ़ गई है। ओल्ड, वो अब मेरी इस फकीराना रईसी का आदी हो चुका था। अब तो वह 2-4 अरब वाली डील्स को खुद ही छोटा समझकर मना कर देता था। और मैं बस अपनी मस्ती में डूबा रहा। मेरी दौलत बर्फ के गोले की तरह बढ़ती जा रही थी, पर अब ये नंबर मेरे लिए बेमानी हो चुके थे। मुझे बस अपने आराम की फिक्र थी। अरबतियों की दुनिया में मैं एक अनसुलझी पहेली बन गया। कोई नहीं जानता था कि मैं कौन हूं। बस चर्चा थी एक मिस्टीरियस मिस्टर निंग की, जो कुबेर के खजाने का मालिक है पर दिखता कभी नहीं। जब मैं 18 का हुआ तब एक औरत ने मेरी इस शांत जिंदगी में दस्तक दी, शियाओ वांचिन। मेरी पुरानी मंगेतर। यह रिश्ता मेरे दादाजी ने बचपन में ही तय किया था। पिता के गुजरने के बाद हमारी हालत खराब हुई तो किसी ने इस शादी का जिक्र तक नहीं किया। पर उन्हें क्या पता था कि पिता की वसीयत 10 साल बाद एक साम्राज्य बन जाएगी। हालांकि मैंने खुद को पर्दे के पीछे रखा था, फिर भी निंग परिवार की इस वापसी ने शियाओ परिवार का ध्यान खींच ही लिया। तो मेरे 18वें जन्मदिन पर ओल्ड मास्टर शियाओ अपनी लाडली पोती को लेकर सीधा मेरे दरवाजे पर आ धमके। बहाना वही पुराना था, सालों पुराने उस वादे को निभाने का। मैंने शियाओ वांचिन को पहली बार वकील झाओ के घर के लिविंग रूम में देखा। उसने एक बेहद शालीन सफेद स्कर्ट सूट पहना था, बाल सलीके से बंधे हुए थे और चेहरे पर हल्का सा मेकअप था। वह खूबसूरत तो थी, पर किसी बर्फीली चट्टान की तरह, जिससे लोग दूर रहना ही पसंद करें। वह एक सख्त बिजनेस वुमन की मिसाल थी, जिसे खानदान का वारिस बनने के लिए ही पाला गया था। तार्किक, ताकतवर और एकदम शांत। कहते हैं कि 20 की उम्र में उसने डबल डॉक्टरेट कर ली थी और 22 में अपना खानदानी कारोबार संभाल लिया। वह इतनी माहिर थी कि बड़े बड़े धुरंधर भी उससे कतराते थे। उसकी दुनिया सिर्फ करियर, मुनाफे और आंकड़ों के इर्द गिर्द घूमती थी। जज्बात उसके लिए महज एक कमजोरी थे। जब वह मेरे सामने बैठी तो उसकी नजरें किसी स्कैनर की तरह मुझे सर से पांव तक टटोल रही थीं, जिनमें साफ तौर पर नफरत और हिकारत झलक रही थी। उस वक्त मैं जिम से लौटा ही था। मैंने ढीला ढाला ट्रैक सूट पहना था और बाल पसीने से भीगे थे। मैं सोफे पर पसरकर आराम से सेब खाते हुए उसे देख रहा था। मेरा यह अंदाज उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और पूछा, सुना है तुमने हाई स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दी? मैंने बेपरवाही से कहा, हाँ, पढ़ाई बहुत थका देने वाली चीज है। उसने तंज कसते हुए पूछा, तो आजकल क्या करते हो? मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, वर्कआउट करता हूँ, खाना बनाता हूँ, शराब तैयार करता हूँ और बस आराम करने के नए तरीके ढूंढता हूँ। वांचिन के होठों पर एक कड़वी मुस्कान तैर गई। वह बोली, तो तुम बस एक निकम्मे रईसजादे हो? मैंने कंधे उचकाए, तुम ऐसा कह सकती हो? उसकी आंखों में नफरत और गहरी हो गई। निंग, चलो साफ बात करते हैं। यह रिश्ता दादाजी का एक मजाक था, इसे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। जो आदमी शियाओ वांचिन से शादी करेगा, वह मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला ताकतवर इंसान होना चाहिए, न कि कोई ऐसा जो बस खाने पीने और मजे करने के लिए जीता हो। मैंने दिलचस्पी के साथ उसकी तरफ देखा। उसने हुक्म देने वाले लहजे में कहा, मैं चाहती हूं कि तुम खुद दादाजी के पास जाकर इस सगाई को तोड़ने की बात करो। बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दे सकती हूँ या अपनी कंपनी में कोई आरामदेह नौकरी दिलवा दूंगी। यह सुनकर मेरे मुंह का सेब गिरने को हो गया। पैसे और नौकरी? क्या उसे अंदाजा भी है कि जिस शियाओ ग्रुप पर उसे इतना नाज है, वह मेरी संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं है? उसका यह घमंड देखकर मुझे हंसी आ गई। पिछली जिंदगी में तो मैं उससे आंख मिलाने के लायक भी नहीं था,
पर आज वह मेरे सामने बैठकर मुझे खैरात बांट रही थी। मैंने मुंह पोंछा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। वांछिन सन्न रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी मान जाऊंगा। उसने पूछा, तुम्हें क्या मुआवजा चाहिए? मैं उसके करीब गया और उसके कान में धीरे से फुसफुसाया। उसे मेरा करीब आना पसंद नहीं आया, पर वह जैसे पत्थर की हो गई। मैंने इतनी धीमी आवाज में कहा कि सिर्फ वह सुन सके, मैं चाहता हूं कि तुम खुद अपने दादाजी से कहो कि तुम मेरे लायक नहीं हो। वांछिन की आंखें फैल गईं। उसने शायद अपनी पूरी जिंदगी में किसी से इतने अहंकार भरे शब्द नहीं सुने थे। उसने मुझे पीछे धकेला और गुस्से से लाल होकर खड़ी हो गई। निंग, एहसान फरामोश मत बनो, मैंने सोफे पर वापस बैठते हुए कहा। मिस शियाओ, इज्जत कमाई जाती है, खैरात में नहीं मिलती। आपने ही पहले मुझे कमतर आका था, है ना? वह मुझे ऊपर से नीचे तक घृणा से देख रही थी। तुम जैसे लोग अमीर घर में पैदा होने के अलावा और कर ही क्या सकते हो? दिन भर खाली बैठना और बस मौत का इंतजार करना। तुम में और एक परजीवी में क्या फर्क है? मैंने हाथ फैलाए। फर्क यह है कि मैं इसमें खुश हूं। मैं अपनी जिंदगी का मालिक खुद हूं, तुम्हारी तरह नहीं जो एक मशीन की तरह जीती है। मेरी बात उसके दिल पर लगी, उसका चेहरा उतर गया। उसने मुट्ठियां भींच लीं और कहा, हमारी राहें अलग हैं। मैं खुद यह सगाई तोड़ दूंगी। आज के बाद हमारा एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं। वह बिना मुड़े वहां से चली गई, एक हारे हुए पर जिद्दी हंस की तरह। वकील साहब ने फिक्र जताते हुए पूछा, क्या तुमने जरा जल्दबाजी नहीं कर दी? मैंने कहा, अंकल फिक्र मत कीजिए। सगाई वह तोड़ना चाहती थी, मैंने उसे भगाया नहीं। और जो अपनी शादी का फैसला खुद न कर सके, वह क्या ही बड़ा काम करेगी। मेरे लिए वह आज भी आसमान के चांद जैसी थी, पर पिछली जिंदगी वाली नहीं। अब वह मुझे बस एक मजबूर इंसान नजर आ रही थी। सगाई टूटने की खबर चंद दिनों में फैल गई और मैं फिर अपनी शांत दुनिया में लौट आया। मैं वही पुराने ट्रैक सूट और साधारण गाड़ी में घूमता रहा, जब तक कि मेरी मुलाकात एक फरिश्ते से नहीं हुई। वह एक पुरानी मिठाई की दुकान थी, जो बंद होने की कगार पर थी। वहां हाथ से तराशा हुआ एक बोर्ड लगा था, आज की खास डिश उस्मानथस चावल का केक। यह मेरे पिता की पसंदीदा डिश थी। मैंने दरवाजा खोला और घंटी की आवाज के साथ एक लड़की बाहर आई। उसने बिना मेकअप के एक साधारण लिबास पहना था, पर उसके चेहरे पर जो सादगी और शांति थी, उसने मेरा दिल जीत लिया। वह वांछिन जैसी ग्लैमर्स तो नहीं थी, पर किसी शुद्ध झरने की तरह शीतल थी। मैंने भर्राई हुई आवाज में पूछा, क्या चेस्टनट केक मिलेगा? उसने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ जरूर। बैठिए, मैं अभी लाती हूँ। जब उसने वह केक मेरे सामने रखा, तो उसकी खुशबू ने मुझे बचपन की याद दिला दी। मैंने एक टुकड़ा चखा और मेरी आंखें भर आईं। यह बिल्कुल वैसा ही स्वाद था जैसा मेरे पिता बनाया करते थे। लड़की ने जिज्ञासा से पूछा, कैसा लगा? मैंने दिल से कहा, बिल्कुल मेरे पिता के हाथों जैसा स्वाद है। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने बताया कि यह रेसिपी उसकी दादी की है। उसने गर्व से अपना सीना फुलाकर कहा, मेरा नाम शिन यूचू है और यह दुकान मेरी है। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा नाम निंग है। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, हमारी राहें अलग हैं और मंजिलें भी। मैं खुद जाकर यह सगाई तोड़ दूंगी। आज के बाद हमारा एक दूसरे पर कोई उधार नहीं रहेगा। इतना कहकर वह बिना पीछे मुड़े चली गई। उसका वह अंदाज किसी घायल मगर मगरूर हंस की तरह था। वकील साहब बड़ी चिंता में कमरे से बाहर आए और बोले, बेटा, क्या तुमने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी नहीं कर दी? शियाओ परिवार का रसूख बहुत बड़ा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, अंकल बेफिक्र रहिए। सगाई वह तोड़ना चाहती थी, मैंने उसे भगाया नहीं है। और जो अपनी शादी तक का फैसला न ले सके, वह क्या ही कर लेगी। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। पिछली जिंदगी में वह आसमान के चांद जैसी थी, जिसे छूना तो दूर देखने की भी मेरी औकात नहीं थी। पर आज
आज वह मुझे बस एक बेचारी लड़की नजर आ रही थी जो अपने ही खानदान की बेड़ियों में जकड़ी हुई है। मुझे इंतजार है उस पल का जब उसे मेरी असलियत पता चलेगी। सगाई का वह तूफान जल्द ही थम गया। शियाओ वांचन अपनी बात की पक्की निकली। कुछ ही दिनों में सगाई टूटने का ऐलान हो गया। मुझे तो बस सुकून चाहिए था। मैं फिर से अपनी बेपरवाह जिंदगी में लौट आया। वो का फोन रोज आता और नए मुनाफों की खबर देता। अब मेरी दौलत इतनी बढ़ चुकी थी कि मैंने हिसाब रखना ही छोड़ दिया। करोड़ों का मालिक होने के बावजूद मैं वही पुराने ट्रैक सूट पहनता और अपनी साधारण सी गाड़ी में जिम से सब्जी मंडी के चक्कर लगाता। फिर एक दिन मेरी मुलाकात एक फरिश्ते से हुई। वह मिठाई की एक पुरानी दुकान थी जो बंद होने की कगार पर खड़ी थी। वह दुकान शहर की एक तंग और पुरानी गली के भीतर कहीं दबी हुई थी। दुकान छोटी थी मगर उसका अंदाज बहुत पुराना और सजीला था। वहां ऐसी पारंपरिक मिठाइयां बिकती थीं जो अब बाजारों से गायब हो चुकी हैं। दरवाजे पर लटके उस लकड़ी के बोर्ड ने मेरा ध्यान खींचा, जिस पर लिखा था, आज की खास पेशकश उस्मानथस चावल के भाप वाले केक। यह वही स्वाद था जो बचपन में मेरे पिता मेरे लिए बनाया करते थे। जैसे ही मैंने दरवाजा धकेला, घंटी की सुरीली आवाज गूंजी। अंदर से एक लड़की बाहर आई जिसने हल्के नीले रंग का पारंपरिक लिबास पहना था। उसकी कमर तक लहराते बाल और बिना मेकअप का वह मासूम चेहरा देखकर मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसे देखते ही मन को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। वह वांचन जैसी ग्लैमर्स तो नहीं थी, मगर किसी साफ और शीतल झरने जैसी जरूर थी। मैंने अपनी भर्राई हुई आवाज में पूछा, क्या चेस्टनट केक अभी मिल सकता है? वह लड़की मुझे देखकर एक पल के लिए ठिठकी, फिर उसने बहुत ही कोमल मुस्कान के साथ जवाब दिया, जी हाँ, बिल्कुल। आप बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। उसकी आवाज में एक अजब सी मिठास थी। मैं खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ गया। कुछ ही देर में वह एक थाली लेकर आई जिसमें नक्काशीदार मिठाइयाँ सजी थीं। वे चेस्टनट केक छोटे फूलों की शक्ल में थे और उन पर उस्मानथस शक्कर की चमक बिखरी हुई थी। उसकी मीठी खुशबू ने जैसे पूरे कमरे को महका दिया था। मैंने एक टुकड़ा मुंह में रखा और सन्न रह गया। यह वही स्वाद था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरे पिता बनाया करते थे। दिल के किसी कोने से पुरानी यादों का सैलाब उमड़ आया और मेरी आंखें नम हो गईं। उस लड़की ने मेरे सामने बैठकर बड़े चाव से मेरी तरफ देखते हुए पूछा, कैसा लगा? क्या स्वाद अच्छा है? मैंने बड़ी ईमानदारी से कहा, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरे पिताजी बनाते थे। यह सुनकर उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने बताया कि यह नुस्खा उसे उसकी दादी से मिला है और आजकल इसे बनाने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, आपकी दादी वाकई बहुत गुणी रही होंगी। उसने बड़े गर्व से अपना सिर ऊंचा किया और कहा, हाँ, वह बहुत शानदार थीं। मेरा नाम शिन यूचू है और यह दुकान मेरी है। वैसे आपका शुभ नाम क्या है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मेरा नाम निंग है। 730019 51 840 0020 08 640। उसने बताया कि इस मिठाई का हुनर उसे अपनी दादी से मिला है। आजकल इसे बनाने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी दादी वाकई कमाल की रही होंगी। यह सुनकर उसने गर्व से अपना सीना फुलाया और बोली, हाँ, मेरा नाम शिन यूचू है और यह दुकान मेरी है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैंने जवाब दिया, मेरा नाम निंग है। हम पुराने दोस्तों की तरह बातें करने लगे। बातों बातों में मुझे पता चला कि वह एक ऐसे खानदान से है जहां सदियों से पाक कला की परंपरा रही है। उसके पूर्वज शाही रसोइये हुआ करते थे और वह इन्हीं पारंपरिक कलाओं के बीच पली बढ़ी थी। उसे बड़ी कंपनियों की वह मशीन जैसी जिंदगी पसंद नहीं थी। इसलिए उसने खुद यह छोटी सी दुकान खोली ताकि इन बेहतरीन स्वादों को दुनिया तक पहुंचा सके। उसके विचार और मेरी सोच बिल्कुल एक जैसे निकले। हम दोनों को सुकून भरी जिंदगी और अपनी संस्कृति से एक अलग ही लगाव था।
उस दोपहर मैं उस नन्ही सी दुकान में बैठा देर तक उससे बातें करता रहा। पर्दों से छनकर आती धूप उस पर एक सुनहरी चमक बिखेर रही थी। जब वह बोलती तो उसकी चमकती आंखें और वह मासूम सी मुस्कान मेरे दिल के किसी खाली कोने को भर देती थी। मुझे अचानक महसूस हुआ कि मेरा वह दिल जो पुनर्जन्म के बाद पत्थर जैसा हो गया था, अब फिर से धड़कने लगा है। अब मैं हर रोज वहां जाने लगा, कभी उसकी बनाई कोई नई मिठाई चखने तो कभी उसके हाथ की चाय पीने। पर ज्यादातर वक्त मैं बस चुपचाप बैठा उसे काम करते हुए देखता रहता। वह बहुत व्यस्त रहती थी, सामान तैयार करना, ग्राहकों की खातिरदारी और फिर सफाई, सब वह अकेले ही करती थी। पर उसके चेहरे पर कभी कोई शिकन नहीं होती थी, बस एक संतोष भरी मुस्कान रहती। धीरे धीरे मैंने भी हाथ बंटाना शुरू कर दिया। पहले बर्तन धोने में मदद की, फिर सब्जियां साफ करने में। कुछ दिनों बाद तो उसने मुझे रसोई के अंदर आने की इजाजत भी दे दी। उसकी रसोई छोटी थी, पर हर चीज करीने से सजी हुई थी। जब वह काम करती तो उसकी एकाग्रता किसी तपस्वी कलाकार जैसी होती थी। उसके कोमल हाथों से साधारण चीजों को कलाकृति बनते देखना एक सुकून भरा अनुभव था। एक बार मैं आटे की भारी बोरी उठा रहा था और वर्कआउट की वजह से मैंने सिर्फ एक कसी हुई बनियान पहनी थी। शिन यूचू मेरे पीछे खड़ी मेरी मांसपेशियों के खिंचाव को देख रही थी। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। उसने कहा, निंग, तुम्हारा शरीर तो बहुत गठीला है। मैंने बोरी रखी और शरारत में अपना सीना फुलाकर पूछा, छूकर देखना चाहोगी? मुझे लगा वह शर्माकर भाग जाएगी, पर उसने सच में अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उसकी उंगलियां ठंडी थीं और उनसे मीठी महक आ रही थी। उसने धीरे से मेरे एब्स को छुआ और वह हैरान रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, जैसे उसे कोई नया खजाना मिल गया है। मेरा पूरा शरीर जैसे बिजली के करंट से भर गया। 2 जन्मों की जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने मुझे इस तरह छेड़ दिया था। उसकी मासूमियत देख मुझे समझ नहीं आया कि हंसू या रो। मैंने उसका नन्हा सा हाथ थाम लिया। उसका हाथ बहुत ही मुलायम था। मैंने झुककर उसके कान के पास कुछ कहा और वह सेब की तरह लाल हो गई। वह तुरंत अपना हाथ छुड़ाकर रसोई से बाहर भाग गई। उसे भागते देख मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वह वाकई बहुत प्यारी थी। देखते ही देखते हमारे बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। हमारे पास बातों का कभी खत्म न होने वाला सिलसिला था, खाने से लेकर संगीत और पुरानी कलाओं तक। वह एक चलता फिरता खजाना थी। वह वाद्ययंत्र बजा सकती थी, पेंटिंग कर सकती थी और यहाँ तक कि खुद का श्रृंगार भी खुद ही तैयार करती थी। वह किसी पुरानी दास्तान की राजकुमारी जैसी लगती थी। अब मैं रोज उससे मिलने का इंतजार करने लगा। उसकी मुस्कान और उसकी वो छोटी छोटी बातें मेरी दुनिया बन गई थीं। मैंने सोचा कि अगर जिंदगी भर वह मेरे साथ रहे तो क्या बात होगी। मैंने उसकी दुकान को एक खास नाम दिया, माय जेड किचन, और उसने मेरा निकनेम रखा, आलसी जमींदार। वह कहती, तुम दिन भर कुछ नहीं करते, बस यहाँ आकर किराया वसूलते हो और मेरी बनाई सबसे अच्छी मिठाइयाँ खा जाते हो। मुझे पता था कि हमारे बीच बस एक महीन सा पर्दा है जिसे हटाना बाकी था, और वह मौका एक हादसे की वजह से आया। उस दिन एक बिगड़ैल रईस अपनी स्पोर्ट्स कार लेकर दुकान पर आया और शिन यूचू को देखते ही उस पर लट्टू हो गया। वह बहुत ही बदतमीज और दिखावा करने वाला लड़का था। उसने आते ही पूरी दुकान खरीदने और शिन यूचू को अपने साथ चलने की जिद पकड़ ली। शिन यूचू ने साफ मना कर दिया। वह रईस लड़का गुस्से से पागल हो गया और दुकान में तोड़फोड़ करने लगा। मैं उस वक्त रसोई में एक नई रेसिपी पर काम कर रहा था। बाहर शोर सुनकर मैं तुरंत बाहर भागा। मैंने देखा कि दुकान का सामान बिखरा पड़ा है और शिन यूचू डर के मारे सफेद पड़ गई है। मेरे अंदर गुस्से का एक ऐसा सैलाब उमड़ा जो 2 जन्मों में पहले कभी नहीं आया था। मैं शिन यूचू के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया और उस लड़के से ठंडे लहजे में कहा, बाहर निकल जाओ। उसने अकड़कर पूछा, तू कौन है बे?
मेरी राह में आने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपना फोन निकाला। मैंने ओल्ड वू को फोन किया और कहा, वो इस गाड़ी का नंबर चेक करो और अगले 5 मिनट के अंदर इस लड़के और इसके खानदान की कंपनी का नामो निशान इस शहर से मिट जाना चाहिए। वह लड़का पहले तो ठिठका, फिर जोर जोर से हंसने लगा। उसे लगा मैं कोई फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ। वह चिल्लाया, तू जानता है मेरा बाप कौन है? मैंने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई जिंदा लाश हो। 3 मिनट भी नहीं बीते थे कि उसका फोन बजा। फोन उठाते ही उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। क्या? कंपनी के सारे खाते सील हो गए, सारे सौदे रद्द? यह कैसे हो सकता है? उसकी आवाज डर से कांप रही थी। वह धड़ाम से घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। फोन उसके हाथ से छूट गया। वह मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मैंने शांति से कहा, अब दफा हो जाओ यहां से। वह अपनी स्पोर्ट्स कार छोड़कर पागलों की तरह वहां से भाग निकला। दुकान में फिर सन्नाटा छा गया। शिन यूचू मुझे हैरानी और गर्व भरी नजरों से देख रही थी। मैंने उसकी आंखों के आंसू पोंछे और कहा, डरो मत, मैं हूं ना। और फिर मैंने बिना कुछ सोचे उसके ठंडे होठों को चूम लिया। वह मिठाई जैसी मीठी और रेशम जैसी मुलायम थी। वह पहले तो डर गई, फिर धीरे धीरे उसने भी अपनी आंखें मूंद लीं। वह पल मेरे लिए किसी वरदान जैसा था। कुछ देर बाद जब मैंने उसे छोड़ा तो वह शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर पूछा, क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी? उसने धीमी आवाज में हाँ कह दिया। मैं पागलों की तरह मुस्कुराने लगा। मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया की दौलत मुझे मिल गई हो। उसने मेरी बाहों में छिपते हुए पूछा, तुमने एक फोन पर पूरी कंपनी कैसे डूबा दी? निंग, तुम आखिर हो कौन? मैंने उसकी मासूम आंखों में देखा और समझ गया कि अब सच छुपाना मुमकिन नहीं है। मैंने उसे अपनी कहानी सुनाई, पुनर्जन्म का राज छिपाकर। मैंने बताया कि कैसे पिता की वसीयत से मैंने यह साम्राज्य खड़ा किया है। उसने हैरान होकर पूछा, कितनी दौलत है तुम्हारे पास? मैंने हंसते हुए कहा, इतनी कि तुम्हारी ऐसी हजारों दुकानें खरीद सकूं। वह सन्न रह गई। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने जो कहा, उसने मेरा दिल जीत लिया। उसने कहा, ठीक है, अब से तुम्हारा पैसा मेरा पैसा और मेरा पैसा वो तो मेरा है ही। मैं जोर से हंस पड़ा और उसे बाहों में उठाकर गोल गोल घुमाने लगा। मुझे पता था कि मैंने सही जीवनसाथी चुना है। शिन यूचू के आने से मेरी बेजान जिंदगी में रंग भर गए थे। हम साथ में नई मिठाइयाँ बनाते, बाजारों में घूमते और जिंदगी का हर लम्हा जी भरकर जीते। वह मेरे एब्स छूकर मजाक करती और मैं उसे छेड़ता। हम किसी भी आम प्रेमी जोड़े की तरह खुश थे। वो अक्सर मजाक करता कि बॉस तो प्यार में पागल हो गए हैं, पर मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मैंने अपनी पिछली जिंदगी के सारे दुख और मेहनत को पीछे छोड़ दिया था। अब मेरे पास दौलत भी थी और उसे बांटने वाला एक सच्चा इंसान भी। जिंदगी अब वैसी ही थी जैसा मैंने सोचा था, सुकून भरी और खुशहाल। वो ने एक दिन फिर फोन किया किसी बड़े सौदे के लिए, पर मैंने मुस्कुराकर फोन काट दिया, क्योंकि मेरे पास पहले से ही वह सब कुछ था जिसकी एक इंसान को वाकई जरूरत होती है। 102 00 27 57 200 00 28 13 279 103 00 28 13 279 00 28 29 919 104 00 28 29 919 00 28 46 559 105 00 28 46 559 00 29 02 399 106 00 29 02 399 00 29 20 08 0 107 00 29 20 08 0 00 29 37 440 108 00 29 37 440 00 29 53 679 109 00 29 53 679 00 30 11 279। अब मैं उससे और कुछ नहीं छिपा सकता था।
मैंने उसकी नाक खींचते हुए कहा कि मैं बस एक बेफिक्र जमींदार हूं जिसके पास बहुत सारी जमीन है। मैंने उसे अपनी कहानी सुनाई, पर बड़ी सावधानी से। पुनर्जन्म का राज तो मैंने नहीं बताया, बस इतना कहा कि पिताजी मेरे लिए एक बड़ी वसीयत छोड़ गए थे। उस पैसे से मैंने कुछ जगह निवेश किया और थोड़ा बहुत कमा लिया। शिन यूचू ने आंखें झपकाते हुए पूछा, थोड़ा बहुत? जो पैसा 5 मिनट में कंपनी डुबा दे, वह थोड़ा कैसे हुआ? मैंने उसे समझाने के लिए एक मिसाल दी जो वह समझ सके। तुम्हारी इस मिठाई की दुकान जैसी मैं हजारों दुकानें खरीद सकता हूँ। शिन यूचू की तो जैसे सांसें ही थम गईं। उसने उंगलियों पर हिसाब लगाया और फिर हैरान होकर मेरी तरफ देखा। तो तुम खरबती हो? मैंने सिर हिलाया। वह खामोश हो गई, जिससे मेरा दिल बैठने लगा। मुझे लगा शायद हमारी दौलत का यह फर्क उसे मुझसे दूर कर देगा। वह काफी देर तक चुप रही, पर फिर अचानक उसने अपना सिर उठाया और बड़े ही गंभीर लहजे में कहा, निंग, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से तुम्हारा पैसा मेरा पैसा है, और मेरा पैसा वह तो मेरा ही रहेगा। मैं एक पल के लिए सन्न रह गया, फिर जोर से हंस पड़ा। मैंने उसे गोद में उठाकर खूब घुमाया। मैंने कहा, ठीक है भाई, जैसा तुम कहो। वह मेरा गला पकड़कर झूल गई और उसकी खिलखिलाहट पूरे कमरे में गूंज उठी। मुझे यकीन हो गया कि मेरा चुनाव गलत नहीं था। मुझे शिन यूचू की सादगी से प्यार था, उसकी दौलत या खानदान से नहीं। उसके साथ आने से मेरी सुस्त जिंदगी अब रंगों से भर गई थी। हम साथ मिलकर नई मिठाइयाँ बनाते और नई तरह की वाइन तैयार करते। वह कभी मुझे सुबह की मंडी ले जाकर छोटी छोटी चीजों के लिए मोलभाव करती, तो कभी मैं उसे दुनिया के सबसे आलीशान रेस्टोरेंट्स में ले जाकर नए जायके चखाता। उसे मेरे गठीले बदन को छूना पसंद था और मुझे उसकी शरारतों पर प्यार आता था। हम एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूबे हुए थे। यहाँ तक कि वो भी मजाक करने लगा था कि बॉस के रोमांस को देखकर अब उसे जलन होने लगी है। फिर एक दिन वह एक नया बिजनेस केस लेकर आया और बोला, बॉस, हांग्यू ग्रुप के अधिग्रहण की फाइल है, इस पर आपके दस्तखत चाहिए। बस यहाँ दस्तखत कर दीजिए। मैं तब तक तुम्हारे लिए मिश्री वाला जोड़ा बना देती हूँ। बॉस, यह यूरोपीय रॉयल बैंक्वेट का निमंत्रण है। जब लाओ वू ने प्रेसिडेंट शाओ का जिक्र किया, तो उसने सावधानी से मेरी ओर देखा। मेरे हाथ एक पल के लिए ठिठक गए। शाओ वानकिंग, यह नाम मैंने लंबे समय से नहीं सुना था। मैंने बेरुखी से पूछा, उसे मुझसे क्या चाहिए? ओल्ड वू ने बताया, शाओ ग्रुप इन दिनों नकदी की भारी किल्लत से जूझ रहा है। उन्हें तुरंत एक बड़े निवेश की जरूरत है। उन्हें पता चला है कि यिफान शानफिंग अच्छा कर रही है, इसलिए वे सहयोग चाहते हैं। यिफान शानफिंग वही निवेश कंपनी थी जिसे मैंने ओल्ड वू के जरिए खड़ा किया था, और यह मेरे विशाल व्यापारिक साम्राज्य का एक छोटा सा हिस्सा भर थी। पर यह छोटा सा हिस्सा भी शाओ ग्रुप के लिए एक ऐसी विशाल हस्ती था जिसकी तरफ वे सिर्फ हसरत से देख सकते थे। वक्त का पहिया कैसे घूम गया। वह ठंडी और मगरूर सीईओ, जिसने कभी कहा था कि मैं उसके लायक नहीं हूं, आज खुद निवेश की भीख मांगने मेरे पास आ रही थी। मेरे होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। मैंने वो से कहा कि अगर वह बात करना चाहती है तो उसे खुद मेरी इंपीरियल किचन में आना होगा। इंपीरियल किचन यानी यूचू की मिठाई की दुकान। ओल्ड वो हैरान रह गया। मैंने कहा, उससे कहो कि अपना प्रस्ताव साथ लाए ताकि मैं उसकी ईमानदारी देख सकूं। मैं यह देखने के लिए बेताब था कि जब शाओ वानकिंग मुझे शिन यूचू के साथ देखेगी, और यह देखेगी कि जिसे उसने कभी कचरा समझकर ठुकरा दिया था, आज वह उसकी पहुंच से बाहर हो चुका है, तब उसके चेहरे के भाव क्या होंगे। वह नज़ारा वाकई देखने लायक होगा। जब वह दुकान पर पहुंची, तब मैं रसोई में शिन यूचू के लिए उसके पसंदीदा क्रैब रो सूप डम्पलिंग्स बना रहा था। मैंने सफेद शेफ कोट और एप्रन पहना हुआ था और मेरे हाथों में आटा लगा था। शिन यूचू किसी छोटी बिल्ली की तरह पीछे से आकर मेरी कमर से लिपट गई।
उसने अपना ठुड्डी मेरे कंधे पर टिका दी और मेरे बनाए ताज़ा डम्पलिंग्स के मजे लेते हुए मुझे निर्देश देने लगी। यहाँ की परतें अच्छी नहीं बनी। बाहर आओ। ओहो, ये तो सिर्फ तुम्हारे लिए है बुद्धू। यह वाला किसी तरह पास हुआ है। तुम्हारी मास्टर होने के नाते मैं इसे मंजूरी देती हूँ। मैं उसे अपनी मस्ती करने दे रहा था। बीच बीच में मैं पीछे मुड़कर उसके गाल चूम लेता। पूरी रसोई खाने की खुशबू और हमारे प्यार की मिठास से महक रही थी। ठीक उसी पल शाओ वानकिंग ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। उसने आज एक काला प्रोफेशनल सूट पहना था और उसके बाल हमेशा की तरह करीने से बंधे थे। उसके चेहरे पर थकान और घबराहट साफ दिख रही थी, फिर भी वह अपने उस आइस क्वीन वाले चेहरे को बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। पर सामने का नजारा देखकर वह सन्न रह गई। उसने अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि जिस रहस्यमयी और ताकतवर बॉस के पीछे पूरी दुनिया पागल है, वह वही इंसान निकलेगा जिसे उसने कभी सबसे ज्यादा नीचा दिखाया था, वही बेकार और निकम्मा इंसान। हैरानी की बात तो यह थी कि वह निकम्मा इंसान अब एक छोटी सी दुकान की रसोई में एप्रन पहनकर एक लड़की के लिए अपने हाथों से सूप बना रहा था, और वह लड़की बड़े हक से उसे गले लगाए खड़ी थी। शाओ वानकिंग का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में हैरानी, उलझन और एक अनजानी सी बेचैनी साफ झलक रही थी। मैंने उसे देखते ही बहुत ही ठंडे अंदाज में कहा, प्रेसिडेंट शाओ, आप आ गईं। मैंने हाथ पोंछे, एप्रन उतारा और औपचारिकता निभाई। यूचू ने भी मेरे पीछे से झांकते हुए हैरानी से वानकिंग को देखा और धीरे से मुझसे पूछा, निंग, ये कौन है? यह तो बड़ी खूंखार दिख रही है, जैसे कोई भिखारी हो। मैं मुस्कुराया और उसकी नाक खींची। यूचू अपनी हंसी नहीं रोक पाई। शाओ वानकिंग का चेहरा गुस्से से लाल पीला होने लगा। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और उसके नाखून हथेलियों में गड़ गए। उसने दांत पीसते हुए बस इतना कहा, निंग, हद पार मत करो। हद? मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। प्रेसिडेंट शाओ, अगर मुझे सही याद है तो आपने ही कहा था कि हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अब आप खुद मेरे दरवाजे पर आई हैं। अगर आप यहाँ भीख मांगने नहीं आई तो फिर किस लिए आई हैं? मैंने शिन यूचू को बाहर मेज की तरफ ले जाकर बिठाया और उसके सामने गर्म डम्पलिंग्स रख दिए। इन्हें गर्मागर्म चखो। इसके बाद मैंने धीरे से अपनी नजर शाओ वानकिंग पर डाली और उसे बैठने का इशारा किया। प्रेसिडेंट शाओ, बैठिए। जो भी बात है कह डालिए। मेरा अंदाज ऐसा था जैसे मैं किसी मामूली इंसान से बात कर रहा हूं। यह उस बिजनेस मीटिंग जैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उसने सोचा था। यहाँ कोई तनाव नहीं था, बस मेरा एक तरफा दबदबा था। शाओ वानकिंग ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने अपनी फाइल मैच पर रखी और कहा, मिस्टर निंग, यह शाओ कॉरपोरेशन का अगले 5 साल का डेवलपमेंट प्लान और हमारा फाइनेंसिंग प्रपोजल है। मुझे उम्मीद है। बस मैंने हाथ उठाकर उसे टोक दिया। प्रेसिडेंट शाओ, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। क्या? इस वक्त आप मुझसे गुजारिश कर रही हैं? मैं आपसे नहीं। मैं कुर्सी पर पीछे की ओर झुका और धीरे से बोला, मुझे आपके प्लान में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने शिन यूचू की तरफ इशारा किया जो मजे से डम्पलिंग्स खा रही थी। क्या आपको लगता है कि मैं और यह एक दूसरे के लिए सही हैं? शाओ वानकिंग जैसे पत्थर की हो गई। उसने कभी मुझे देखा तो कभी यूचू को। यूचू के चेहरे पर एक असीम सुख और संतोष था। वानकिंग के होंठ फड़फड़ाए पर शब्द नहीं निकले। सही जोड़ी? यह सवाल उसके अहंकार पर किसी तीखे खंजर की तरह लगा। उसके सामने जो आदमी खड़ा था वह अमीर था, ताकतवर था, पर फिर भी वह एक साधारण लड़की के लिए खुद खाना बना रहा था। उसकी आंखों में जो कोमलता थी वह वानकिंग ने पहले कभी नहीं देखी थी। और वह लड़की भले ही सादे कपड़ों में थी, पर उसकी मुस्कान और आंखों की चमक बता रही थी कि वह कितनी खुश है। वे दोनों साथ में एक खूबसूरत तस्वीर की तरह लग रहे थे। और वह खुद इतने महंगे सूट में और फाइल थामे यहाँ किसी जोकर की तरह बैठी थी।
बस इस आदमी की थोड़ी सी हमदर्दी पाने के लिए। एक वक्त था जब वह खुद ऊंचे स्वर में मुझसे कहती थी कि उसकी जिंदगी से बाहर निकल जाओ, और आज बाजी पलट चुकी थी। पछतावे की एक लहर उसे निगलने लगी। उसका सारा गुरूर चूर चूर हो गया। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज ढूंढते हुए कहा, हाँ, तुम दोनों की जोड़ी अच्छी है। क्या वाकई? शाओ वानकिंग के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे पता था कि मैं उसे नीचा दिखा रहा हूं, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके जो उसने कभी मुझसे कहे थे। निन, मैं मानती हूं कि उस वक्त मैं अंधी हो गई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे अपनी पूरी ताकत बटोर रही हो। मैं तुमसे माफी मांगती हूं, लेकिन बिजनेस अलग है और निजी जिंदगी अलग। हमारी कंपनी के लिए यह सहयोग बहुत जरूरी है। मैं तुमसे विनती करती हूं। विनती है, मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। प्रेसिडेंट शाओ, आप किस हैसियत से मुझसे विनती कर रही हैं? मेरी पूर्व मंगेतर के तौर पर या एक हारी हुई प्रतिद्वंद्वी के रूप में? शिन यूचू यह सब सुनकर उलझन में थी, पर उसने बीच में टोकना सही नहीं समझा। उसने बस चुपचाप मेरे कटोरे में एक छोटा बन रख दिया और अपनी आंखों से मेरा समर्थन किया। इस छोटी सी हरकत ने शाओ वानकिंग के सब्र का बांध तोड़ दिया। उसने हमारे बीच की वह समझदारी देखी जो उसे कभी नसीब नहीं हो सकती थी। उसे हमेशा लगता था कि करियर और ताकत ही सब कुछ है, पर आज उसे एहसास हुआ कि ऊंचाइयों पर खड़े होने के बावजूद उसका दिल कितना खाली और ठंडा है। उसने पूरी दुनिया तो जीत ली थी, पर उस इकलौते इंसान को खो दिया था जो सच में उसका था। निंग, वह फिर बोली, उसकी आवाज अब आंसुओं से भरी थी। इसे मेरी भीख समझकर स्वीकार कर लो। वह रोने लगी। वह शाओ वानकिंग जो हमेशा बर्फ की तरह ठंडी और बेरुखी रहती थी, आज रो रही थी। आंसू उसके गालों से होते हुए उस फाइल पर गिरने लगे जिस पर उसे इतना नाज था। मैं उसे खामोशी से देखता रहा। मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी, बस एक गहरी उदासीनता थी। पिछली जिंदगी में शायद मैं उसके आंसुओं से पिघल जाता, पर अब नहीं। मैंने उस फाइल को बिना देखे उठाया और सीधे पास के कचरे के डिब्बे में डाल दिया। प्रेसिडेंट शाओ, मैं खड़ा हुआ और उसे देखते हुए बोला, मुझे ऐसी कंपनी में कोई दिलचस्पी नहीं है जो डूबने की कगार पर हो, खासकर तब जब उसकी मालकिन आप हो। इतना कहकर मैंने यूचू का हाथ थामा और अंदर चला गया। पीछे से उसके सिसकने की आवाज आ रही थी। ऐसी कंपनी को खरीदने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है जो दिवालिया होने की कगार पर हो, खासकर तब जब उसकी मालकिन तुम हो। इतना कहकर मैंने उसकी तरफ देखना बंद कर दिया। शिन यू का हाथ थामा और रसोई की ओर मुड़ गया। मेरे पीछे से शाओ के बेतहाशा और दिल दहला देने वाले रोने की आवाज आ रही थी। मुझे पता था कि आज मैंने उसका अहंकार अपने हाथों से कुचल दिया है। शाओ वानकिंग पूरी तरह टूटकर वहां से चली गई, पर जल्द ही एक और घिनौना चेहरा मेरे दरवाजे पर आ खड़ा हुआ, मेरी सगी मां लीलान। न जाने कैसे उसे यूचू की दुकान का पता चल गया और वह सीधे वहीं पहुंच गई। 10 साल बीत चुके थे। वह काफी बूढ़ी और थकी हुई लग रही थी। जो औरत कभी अपनी खूबसूरती पर इतराती थी, आज उसकी आंखों के पास झुर्रियां और बालों में सफेदी थी। उसने बाजार के सस्ते कपड़े पहने थे और उसके चेहरे पर वही पुरानी मक्कारी झलक रही थी। उसे देखकर साफ लग रहा था कि उसका और उसके नए पति का हाल बुरा है। पिछली जिंदगी में उन्होंने मेरे पिता का सारा पैसा उड़ा दिया था। उसकी आंखों के चारों ओर झुर्रियां रेंग रही थीं और बालों में चांदी की धारियां थीं। उसने फुटपाथ से खरीदे हुए सस्ते कपड़े पहने थे और उसका चेहरा धूर्तता और चालाकी से भरा था। एक नजर में ही आप बता सकते थे कि वह और जियाओ चोंग इन सभी वर्षों में ठीक से गुजारा नहीं कर पाए थे। पिछले जीवन में उन्होंने मेरे पिता के पैसे को बड़ी बेरहमी से उड़ाया था। जियाओ चोंग को जुए की लत भी लग गई थी। जल्द ही उन्होंने सब कुछ फूंक दिया। इस जीवन में मेरे पिता के पैसे के बिना वे शायद और भी ज्यादा संघर्ष कर रहे थे। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह आगे झपटी।
यह उसका वही पुराना रोने धोने का नाटक था। मैंने रूखेपन से कहा, जो कहना है कहो, वरना रोती रहो। तुम अपनी माँ से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? माँ जानती है कि तुम अभी भी उससे नाराज हो, लेकिन तब माँ की अपनी मजबूरियां थीं। तुम्हारे अंकल जियाओ और मैंने इन वर्षों में बहुत कुछ सहा है। उन्हें बिजनेस में धोखा मिला और वे गहरे कर्ज में डूब गए। अब तो हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। तुम अब इतने बड़े आदमी बन गए हो, तुम अपनी माँ को इस तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसने अपने आंसू पोंछे और विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। वह घुटनों के बल बैठने ही वाली थी कि मैं झल्ला गया। शिन यू दुकान से बाहर आई। यह देखकर वह थोड़ी घबरा गई। निंग, एक आखिरी बात। यह एक अनजान व्यक्ति है। मैंने शिन यूचू को अपने पीछे छिपा लिया। मैं नहीं चाहता था कि वह इस गंदे नजारे से परेशान हो। ली लान चिल्लाई और शिन यूचू की तरफ इशारा किया। मैं अनजान कैसे हूं? मैं उसकी मां हूं, उसकी सगी मां। और तुम कौन हो? मेरे बेटे को बहलाने फुसलाने वाली एक लोमड़ी। हमारे परिवार के पैसे के पीछे पड़ी हो, है ना? शिनयू का चेहरा सफेद पड़ गया। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने एक एक शब्द जोर देकर कहा। मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं फिर से कह रहा हूं, दफा हो जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। निंग, तुम्हें आज मुझे पैसे देने ही होंगे। 10 लाख नहीं, 1 करोड़। वरना मैं यहीं रहूंगी और कभी नहीं जाऊंगी। और मैं अपनी मां को छोड़ने के लिए तुम पर मुकदमा कर दूंगी। ली लान ने तमाशा शुरू कर दिया। उसे लगा कि मैं अभी भी वही पुराना कमजोर बच्चा हूं जिसे वह अपनी उंगलियों पर नचा सकती है। उसे लगा कि मुझे अपनी इज्जत की परवाह है, कि मैं सोचूंगा लोग क्या कहेंगे। वह गलत थी। मैंने उसका बदसूरत चेहरा देखा और अचानक मुस्कुरा दिया। ठीक है, मैंने कहा, तुम मुझ पर मुकदमा करना चाहती हो? मैं तुम्हें वह मौका जरूर दूंगा। मैंने अपना फोन निकाला और फिर से ओल्ड वू का नंबर मिलाया। ओल्ड वू, राजधानी की सबसे बेहतरीन लॉ फर्म ढूंढो, साथ ही सबसे बड़े मीडिया घरानों से संपर्क करो। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। इसका विषय होगा, मैं और मेरी सगी मां इन सभी वर्षों का हिसाब किताब चुकता करेंगे। ली लान सुन्न रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसकी धमकी में नहीं आऊंगा, बल्कि बात को और बड़ा बना दूंगा। तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी, वह बिना किसी भरोसे के चिल्लाई। देखते जाओ। मैंने फोन रखा और व्यंग्य से कहा, ली लान, शायद तुम भूल गई कि 10 साल पहले मैंने क्या चुना था। 10 साल पहले मैं पैसों के लिए सब कुछ छोड़ सकता था। 10 साल बाद मैं अपनी शांति के लिए तुम्हारी इज्जत नीलाम कर सकता हूं। तुम्हें तमाशा करना पसंद है ना? मैं तुम्हें एक्टिंग करने के लिए इससे भी बड़ा मंच दूंगा। जी भर के करना। मेरी आंखों ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई बेजान चीज हो। मेरी नजरें देख ली लान को। कंपी छूट गई। उसे आखिरकार समझ आ गया कि उसके सामने खड़ा बेटा अब वह नहीं रहा जिसे वह काबू कर सके। वह एक शैतान है। ली लान आखिरकार उस भारी दबाव को झेल नहीं पाई और शर्मिंदगी के साथ वहां से खिसक गई। दुनिया आखिरकार शांत हुई। निंग, शिन यूचू ने चिंता में मेरा हाथ खींचा। क्या वह सच में तुम्हारी माँ है? वह हुआ करती थी। मैंने उसका हाथ थामकर अपने होठों से लगाया और उसे चूमा। अब नहीं। अब से तुम ही मेरा इकलौता परिवार हो। शिनयू ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में हमदर्दी के आंसू आ गए। उसने और कोई सवाल नहीं पूछा। वह अपने पंजों पर खड़ी हुई और मुझे प्यार से गले लगा लिया। डरो मत, अब से मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने उसे थाम लिया। महसूस किया कि मेरे पिछले जीवन का अंधेरा उसकी रोशनी से धीरे धीरे मिट रहा है। हाँ, मेरे पास वह है। इतना काफी है, मैंने सोचा। मुझे लगा ली लान डर कर बैठ जाएगी, पर मैंने उसकी बेशर्मी को कम आंका था। कुछ दिनों बाद इंटरनेट पर अचानक मेरे बारे में गंदगी की बाढ़ आ गई।
रहस्यमय खरबती निंग निकला आज का छिन शिमी अमीर लड़की से शादी करने से इनकार किया और अपनी गरीब माँ को छोड़ दिया। आज का राज एक खरबती की गरीबी से अमीरी तक की कहानी दरअसल अपनी सगी माँ का खून चूसकर बनी है। सगी माँ ने आंसुओं के साथ आरोप लगाया कि एक लोमड़ी ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। एक के बाद एक भावुक लेखों ने मुझे एक एहसान फरामोश लालची इंसान के रूप में पेश किया जो सुंदरता के जाल में फंस गया है, जबकि ली लान एक दुखियारी माँ बन गई। शिन यूचू को उस लोमड़ी के रूप में पेश किया गया जिसने माँ बेटे का रिश्ता तोड़ दिया। हमारी सड़कों पर खाना खाते हुए कुछ तस्वीरें भी वायरल की गईं। जनमत भड़क उठा। हकीकत से बेखबर अनगिनत नेटिजन्स इन मनगढ़ंत कहानियों से उकसाए गए और मुझ पर ऑनलाइन हमलों की झड़ी लगा दी। मेरा नाम पहली बार इस तरह से ट्रेंडिंग टॉपिक्स में आया। कुछ लोग तो इंतहा पर उतर आए। उन्होंने शिन यू की मिठाई की दुकान का पता ढूंढ निकाला, वहां रंग फेंका और दुकान के दरवाजे पर कचरा फेंक दिया। मुझ पर पागलों की तरह ऑनलाइन हमले शुरू हो गए। मेरा नाम पहली बार इस तरह से ट्रेंडिंग टॉपिक्स में आया। कुछ लोग तो इंतहा पर उतर आए। उन्होंने शिन यू की मिठाई की दुकान का पता सार्वजनिक कर दिया, वहां रंग फेंका और दुकान के दरवाजे पर कचरा जमा कर दिया। मैं ऐसी नहीं हूं। मैं जानता हूं। मुझे पता है तुम ऐसी नहीं हो। डरो मत। मैं सब संभाल लूंगा। मेरी आंखों में कत्ल का इरादा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। ली लान जियाओ चोंग, तुमने सच में मुझे नाराज कर दिया है। मैं पहले तुम्हें अपने हाल पर छोड़ देना चाहता था, लेकिन तुम्हें उन लोगों को निशाना बनाना था जिन्हें मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। तो अब मुझे बेरहम होने के लिए दोष मत देना। मैंने ओल्ड वू से जांच करवाई। नतीजे जल्द ही सामने आ गए। इन सब के पीछे वाकई ली लान और जियाओ चोंग ही थे। उन्होंने एक तीसरे दर्जे की मार्केटिंग कंपनी को काम पर रखा, पैसों से फर्जी फॉलोअर्स खरीदे और खुद ही इस पूरे ड्रामे का निर्देशन और अभिनय किया। लेकिन जिस बात ने मुझे और भी हैरान किया वह यह थी कि इस मामले के पीछे शाओ वानकिंग का भी हाथ था। हालांकि उसने सीधे तौर पर हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उसके बैनर तले काम करने वाली पीआर कंपनी ने इस जनमत की आग में घी डालने का काम किया। ठीक है। बहुत अच्छा। एक मेरी बेशर्म सगी माँ है, दूसरी मेरी चिड़चिड़ी पूर्व मंगेतर। चूंकि तुम दोनों को साथ मिलकर काम करना पसंद है, तो मैं तुम दोनों को एक साथ नर्क भेजूंगा। मैंने चीजों को साफ करने में जल्दबाजी नहीं की, न ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स हटवाए। मैंने इस जनमत को और पकने दिया। मैं चाहता हूं कि वे और ऊंचा चढ़े ताकि गिरें तो और जोर से चोट लगे। 3 दिन बाद जब पूरे इंटरनेट पर मेरी निंदा अपने चरम पर थी, मैंने वही प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मैंने ली लान के लिए तैयार की थी। आयोजन स्थल राजधानी के सबसे बड़े 7 स्टार होटल का विशाल बैंक्वेट हॉल था। मैंने देश भर के 100 से ज्यादा मुख्यधारा के मीडिया घरानों को आमंत्रित किया। यह पैमाना अभूतपूर्व था। ली लान को भी वहां बुलाया गया था। उसने शायद सोचा होगा कि मैं घुटने टेक दूंगा और मामला सुलझाने के लिए उसे पैसे दूंगा। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। शाओ वानकिंग भी आई थी। वह एक अनजान कोने में बैठी थी, यह देखने के लिए कि मैं चीजों को कैसे संभालता हूं। मैंने एक हाथ से बना सूट पहना था। शिन यू का हाथ थामे मैंने मंच पर कदम रखा। मामला सुलझाने के लिए उसे पैसे दूंगा। चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लिए शाओ वानकिंग भी वहां आई थी। वह एक अनजान कोने में बैठी थी, यह देखने के लिए कि मैं चीजों को कैसे संभालता हूं। मैंने एक बेहतरीन फिटिंग वाला हैंडमेड सूट पहना था और शिन यू का हाथ थामे हुए मंच पर कदम रखा। शिन यूचू थोड़ी घबराई हुई थी। उसकी हथेलियों में पसीना आ रहा था। मैंने उसे एक भरोसा देने वाली मुस्कान दी। कैमरों की फ्लैशलाइट पागल कर देने वाली थी। मैंने अपना गला साफ किया और अनगिनत माइक्रोफोन और कैमरों के सामने अपना पहला वाक्य बोला। नमस्ते सबको, मैं निंग हूं।
मैंने आज आप सबको यहाँ एक कहानी सुनाने के लिए बुलाया है। विकल्पों के बारे में कहानी। मैंने कहानी तब से सुनाई जब मैं 10 साल का था, ठीक वैसे ही जैसे वह घटित हुई थी, मेरे पिता की वसीयत से लेकर लीलान की धमकियों तक और अंत में मेरे फैसले तक। मैं बहुत शांति से बोल रहा था, बिना किसी भावना के, जैसे कि कोई ऐसी बात बता रहा हूं जिसका मुझसे कोई लेना देना न हो। लेकिन पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी पत्रकार हैरान थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सच ऐसा होगा। एक शानदार मोड़। ली लान का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। उसने ऊपर आकर बहस करने की कोशिश की, लेकिन मेरे द्वारा तैनात किए गए बॉडीगार्ड्स ने उसे कसकर पकड़ लिया। जाहिर है, सिर्फ शब्द ही सबूत नहीं होते। मैंने उंगली चटकाई। मेरे पीछे की बड़ी स्क्रीन जल उठी और एक रिकॉर्डिंग बजने लगी। यह 10 साल पहले अंतिम संस्कार के समय की थी। ली लान की धमकी मेरे कान में फुसफुसाई गई, अगर तुमने कुछ भी गलत बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम मेरे बेटे हो। तुम्हारा पैसा मेरा पैसा है। आवाज एकदम साफ थी। मैंने वकील जो से वह रिकॉर्डिंग हासिल की थी जो वे उस समय अपने साथ रखे रिकॉर्डिंग डिवाइस में ले गए थे। मेरे पिता अपनी जिंदगी में शक्की स्वभाव के थे और वकील ने इसे सावधानी के तौर पर रखा था। वकील ने बस सुरक्षा के लिए इसे संभाल कर रखा था। मैंने उस समय पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी, कभी नहीं सोचा था कि यह आज काम आएगी। जैसे ही रिकॉर्डिंग बजी, पूरा हॉल सदमे में आ गया। रिपोर्टर के कैमरों की फ्लैश अब ली लान की तरफ मुड़ गई, जिसका चेहरा राख जैसा हो गया था। ली लान पागलों की तरह चिल्लाई, यह झूठ है। इसे छेड़छाड़ करके बनाया गया है। मैं मुस्कुराया। झूठ? तो इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या यह भी झूठ है? बड़ी स्क्रीन बदल गई। एक वीडियो चलने लगा। यह मेरे पिता की मृत्यु के 1 महीने से भी कम समय बाद का था। ली लान और जियाओ चोंग एक महंगे रेस्टोरेंट में जश्न मनाते हुए अपने गिलास उठा रहे थे। लान लान, मैंने तुमसे कहा था कि वह बच्चा बेवकूफ है। वह निश्चित रूप से तुम्हें ही चुनेगा। वह मेरा बेटा है। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूं। एक बार जब हमें वह 20 करोड़ मिल जाएंगे तो हम पूरी दुनिया घूमेंगे। आओ हमारे खूबसूरत भविष्य के नाम। चीयर्स। वीडियो में वे दोनों खुशी से झूम रहे थे, उनकी मुस्कान चमक रही थी। यह वीडियो ओल्ड वू ने रेस्टोरेंट के सुरक्षा फुटेज से कुछ खास तरीकों का उपयोग करके बरामद किया था। पूरी दुनिया घूमेंगे। आओ हमारे खूबसूरत भविष्य के नाम। चीयर्स। वीडियो में वे दोनों खुशी से झूम रहे थे, उनकी मुस्कान चमक रही थी। यह वीडियो ओल्ड वू ने रेस्टोरेंट के सुरक्षा फुटेज से कुछ खास तकनीकों का इस्तेमाल करके बरामद किया था। सबूत पुख्ता थे। ली लान अब इनकार नहीं कर सकती थी। वह मिट्टी के ढेर की तरह जमीन पर गिर पड़ी। अभी खत्म नहीं हुआ है, मैंने ठंडे स्वर में कहा। बड़ी स्क्रीन पर और सबूत सामने आए। जियाओ चोंग की जुए की पर्चियां, मेरे पिता के सामान को बेचने के उनके रिकॉर्ड, और यहां तक कि पड़ोसियों की गवाही भी सामने आई कि कैसे बचपन में वे मुझ पर जुल्म करते थे। एक एक करके सामने आता सच दहला देने वाला था। तथाकथित ममतामयी मां और मुश्किल हालातों की आड़ इन अकाट्य तथ्यों के सामने महज एक भद्दा मजाक बनकर रह गई। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली लान और जियाओ चोंग के लिए सरेआम सजा के मंजर में बदल गई। शुरू से अंत तक मैं बस एक शांत दर्शक बना रहा। आखिरकार बड़ी स्क्रीन एक दस्तावेज पर ठिठक गई, मां-बेटे के रिश्ते को खत्म करने का हल्फनामा। मैंने माइक उठाया। मेरी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। मैं आज औपचारिक रूप से घोषणा करता हूं कि आज से मेरा सुश्री ली लान के साथ कोई रिश्ता नहीं है। अब से सुख दुख, शादी या मौत, किसी भी मोड़ पर हमारा कोई वास्ता नहीं होगा। फिर मैं रुका। मेरी नजर कोने में बैठी शाओ वानकिंग पर गई। जहां तक उन लोगों और संस्थाओं का सवाल है जिन्होंने मुझ पर और मेरी मंगेतर सुश्री शिन यूचू पर झूठे आरोप लगाए हैं, मेरी कानूनी टीम शाओ ग्रुप की पीआर फर्म सहित उन पर सख्त कार्रवाई करेगी। शाओ वानकिंग का शरीर कांप उठा।
उसने नजरें उठाईं और मेरी बर्फीली नजरों से मिली। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह जानती थी कि मैंने उसके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। वह यह भी जानती थी कि वह पूरी तरह हार चुकी है। उस रात यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हर मीडिया चैनल की सबसे बड़ी सुर्खी बन गई। जनमत पल भर में बदल गया। ट्रेंडिंग टॉपिक्स की बाढ़ आ गई। ली लान और जियाओ चोंग गली के उन चूहों की तरह हो गए जिन्हें हर कोई मारना चाहता था। उन्हें न केवल सामाजिक तिरस्कार झेलना पड़ा, बल्कि धोखाधड़ी और बाल शोषण जैसे संगीन जुर्मों के लिए जेल की कालकोठरी भी देखनी पड़ी। शाओ ग्रुप भी इसमें बुरी तरह घिर गया और उसके शेयर रातों रात 30% गिर गए। दिवालिया होने की कगार पर खड़ी शाओ वानकिंग पागलों की तरह हर किसी से मदद मांग रही थी, पर हर जगह उसे दुत्कारा गया। इस वक्त मुझसे दुश्मनी लेने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कुछ दिनों बाद एक अप्रत्याशित फोन आया। वह शाओ वानकिंग थी। उसकी आवाज में अब वह अकड़ नहीं, बल्कि एक भारीपन और थकावट थी। उसने बस इतना कहा, निंग, मैंने फोन किया है। मैं माफी मांगने या भीख मांगने के लिए फोन नहीं कर रही। बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे टोकते हुए कहा। पूछो। उसने पूछा कि अगर उसने सगाई न तोड़ी होती तो क्या मैंने कहा, नहीं शाओ वानकिंग, तुम कभी मेरी दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकती थीं, क्योंकि तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। तुमने सिर्फ वही देखा जो तुम देखना चाहती थी। और शुरू से अंत तक मैं बस एक साधारण इंसान बनना चाहता था जो अपने प्यार के लिए खाना बनाए। दूसरी तरफ एक लंबी खामोशी छा गई। अंत में सिर्फ एक हल्की सी सिसकी सुनाई दी। मैं समझ गई, उसने फोन काट दिया। मुझे पता था कि यह औरत अब कभी मुझे परेशान नहीं करेगी। वह शायद फिर से अपना साम्राज्य खड़ा कर ले, पर उसकी जिंदगी की पहेली का एक हिस्सा हमेशा गायब रहेगा, वो हिस्सा जिसे खुशी कहते हैं। और मैंने अपनी खुशी पहले ही पाली थी। मैंने अपना फोन बंद किया और रसोई में चला गया। शिन यूचू वह विनी द पूह वाला एप्रन बांध रही थी जो मैंने उसके लिए खरीदा था। वह गुनगुनाते हुए डम्पलिंग्स बनाने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर आटा लगा था। जब उसने मुझे देखा तो एक बड़ी सी मुस्कान के साथ बोली, शेफ साहब, जरा अपनी मालकिन की मदद कीजिए। आज मुझे ताज़ा फिलिंग वाले डम्पलिंग्स खाने हैं। खिड़की से छनकर आती धूप उसके प्यारे चेहरे को और भी खूबसूरत बना रही थी। मैं पीछे से गया और उसे गले लगा लिया। उसकी नाक पर लगे आटे को चूमते हुए मैंने कहा, जैसी आपकी आज्ञा मेरी रानी। दौलत तो आती जाती रहती है। इस पल में वह सब बेमानी हो गया था। मैं बस अपनी जिंदगी भर इस लड़की के लिए खाना बनाना चाहता था और इसकी मुस्कान देखना चाहता था। पुनर्जन्म की इस जिंदगी में मैंने 20 करोड़ देकर अपने अतीत से नाता तोड़ लिया, पर कभी नहीं सोचा था कि अंत में मुझे एक ऐसी दुनिया मिलेगी जिसमें वह मेरे साथ होगी।